तो ये है बायोकेमिकल फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस। 3 बायोकेमिकल फीचर्स होते हैं एपोप्टोसिस के: प्रोटीन क्लीवेज, डीएनए डैमेज एंड फेगोसाइटिक रिकग्निशन। प्रोटीन क्लीवेज ये एक स्पेसिफिक फीचर होता है एपोप्टोसिस का कि वो प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करवाता है। प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस से ये होता है कि देयर इज द एक्टिवेशन ऑफ द caspases. And what are the caspases? Caspases are the markers for the apoptosis. अब ये प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस इसलिए करवाते हैं क्योंकि प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस की वजह से एक्टिवेशन होती है कैस्पेसिस की। कैस्पेसिस मेंबर्स होते हैं, दीज आर द मेंबर्स ऑफ सिस्टीन प्रोटीएस। सिस्टीन प्रोटीएस के ये मेंबर्स होते हैं। बेसिकली जो कैस्पेसिस होते हैं, अगर ये सेल के अंदर एक्टिवेट हो जाएं तो ये एपोप्टोसिस करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं कैस्पेसिस नॉर्मली भी, मगर ये प्रो एंजाइम फॉर्म में या फिर जाइमोजिन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स के इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मगर जब प्रोटीन क्लीवेज होती है, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस होती है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और एपोप्टोसिस करवाते हैं। ये ना सिर्फ जो है एपोप्टोसिस में सेल्यूलर डैमेज काज करते हैं, बल्कि ये डीएनए, साइटोस्केलेटन प्रोटीन, न्यूक्लियर प्रोटीन्स, इन सब को डिग्रेड करते हैं कैस्पेसिस। कैस्पेसिस का ये फंक्शन है कि ये जब एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करते हैं कि एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनएस, इन दोनों एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। अब जब एंडोन्यूक्लियस जो है वो एक्टिवेट हो गया, इट मीन्स देयर विल बी द डिग्रेडेशन ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल। ये न्यूक्लियर मटेरियल को डिग्रेड करेगा, और जब डीएनए से एक्टिवेट हो गया तो वो डीएनए को डैमेज करेगा। तो इट मीन्स के देयर विल बी द सेल्यूलर हाइड्रोलाइसिस। आफ्टर द प्रोटीन क्लीवेज देयर इज द डीएनए डैमेज। ये मैंने यहीं पे ही बता दिया, क्योंकि कैस्पेसिस एक्टिवेट होते हैं तो वो डीएनए को एक्टिवेट करते हैं और डीएनए डैमेज काज करते हैं। डीएनए डैमेज यहीं पे हो गया। बेसिकली ये डीएनए को डैमेज करते हैं इनटू द 50 to 300 किलो बेस पीसेस में, इतना उसको डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, इंटर न्यूक्लियोसोमल क्लीवेज काज करते हैं डीएनए की, जो कि मल्टीपल बेस पेयर्स में क्लीव हो जाते हैं। एक ये हो गया डीएनए डैमेज एंड दी प्रोटीन क्लीवेज। अब आते हैं फेगोसाइटिक रिकग्निशन पे। एपोप्टिक सेल्स, यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि ये है एपोप्टिक सेल। ठीक है, यहाँ पे है ये न्यूक्लियस, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं थोड़ा रफ बना रही हूँ। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब फर्ज करें ये नॉर्मल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, नॉर्मल सेल में फॉस्फोटेडाइल सीरीन जो रेजिड्यूज होते हैं वो आउटर लीफलेट पे ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्रेस नहीं होते, मगर जब सेल इट अंडरगोज द एपोप्टोसिस या जब एपोप्टिक सेल होता है तो एपोप्टोटिक सेल के अंदर जो ये आउटर लीफलेट है, ये देखिए इनर लीफलेट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, और ये आउटर लीफलेट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इस तरह से जब एपोप्टिक सेल हो जाता है तो एपोप्टिक सेल it has a property or it contain the डेनेक्सिन या कहें कि एनेक्सिन 5 प्रोटीन। अब ये क्या करती है एनेक्सिन 5? एनेक्सिन 5 का फंक्शन ये होता है कि ये एनेक्सिन 5 अटैच होती है एपोप्टिक सेल के साथ, यानी ये डिटेक्ट करती है एपोप्टिक सेल को बाय बाइंडिंग टू द
फॉस्फेटिडाइल सीरीन के साथ जब ये बाइंड हो जाती है तो ये डिटेक्ट करती है कि ये एपोप्टिक सेल है कि नहीं है। तो जैसे ही ये NXN5 आती है तो ये NXN5 बाइंड हो जाती है फॉस्फेटिडाइल सीरीन से। ये फॉस्फेटिडाइल सीरीन है, इसके साथ यहाँ पे ये NXN5 आई। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो। NXN5 जो है ये सिंपली डिटेक्ट करती है एपोप्टिक सेल को बाय बाइंडिंग टू द फॉस्फेटिडाइल सीरीन। अगर ये उसके साथ बाइंड हुई और फॉस्फेटिडाइल सीरीन अंदर वाले लीफलेट से निकल के इधर बाहर वाले लीफलेट पे एक्सप्रेस हो गया तो इट मीन्स इट इज एपोप्टिक सेल। अगर नहीं हुआ तो इट इज अ नॉट एपोप्टिक सेल। सो इट इज बेसिकली फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एपोप्टिक सेल। तो जैसे ये बाइंड हुई और ये जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन है ये इधर आ गया, यानी आउटर लीफलेट पे आ गया, तो इट मीन्स इट इज अ एपोप्टिक सेल। अब जैसे ही ये आउटर लीफलेट पे आएगा तो ये सिग्नल देगा मैक्रोफेजेस को कि मैं एक एपोप्टिक सेल हूँ और मुझे इनगल्फ करो, फैगोसाइटाइज करो, इससे पहले कि इन्फ्लेमेशन हो जाए। यही फर्क होता है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में, कि एपोप्टोसिस में जो है एपोप्टोसिस सेल के अराउंड, ठीक है, एपोप्टोसिस सेल के अराउंड कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनमें ये फॉस्फेटिडाइल सीरीन भी आ गया कि आउटर लीफलेट पे आ जाता है। उसके अलावा जो है वो थ्रोम्बोस्पोंडिन भी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आउटर लीफलेट पे एक्सप्रेस होते हैं। और जैसे ही ये रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं, ईट मी सिग्नल, तो मैक्रोफेजेस इन एपोप्टिक सेल्स को ईट कर देता है। तो ये है फेगोसाइटिक रिकग्निशन विच रिकग्नाइज macrophages recognizes the apoptotic cell by these phosphatidyl serine or thrombosporin or some kind of adenosine glycoproteins। इसके बाद आते हैं वो है स्टेप्स ऑफ एपोप्टोसिस और मॉर्फोलॉजी ऑफ एपोप्टोसिस। अब इसमें मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि इसमें स्टेप्स होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है वो है सेल श्रिंकेज। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है सेल श्रिंकेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल बहुत लार्ज है और यहाँ पे सेल हो गया है श्रिंक। अगर आप दूसरी सेल इंजरीज में देखेंगे तो सेल की नॉर्मली स्वेलिंग होती है, मगर यहाँ पे जो है वो सेल श्रिंक कर रहा है। अच्छा, सेल जो है स्मॉलर हो रहा है अपनी साइज में, क्योंकि साइटोप्लाज्मा जो है, ये देखिए साइटोप्लाज्मा यहाँ पे कितना एक्सपांडेड है और यहाँ पे साइटोप्लाज्मा जो है वो कंडेंस हो गया है। और क्योंकि जो ऑर्गेनील हैं वो बहुत टाइटली आपस में पैक्ड हो गए, यहाँ पे थोड़ा स्पेसेस है, यहाँ पे ऑर्गेनील टाइटली पैक्ड हो गए हैं, साइटोप्लाज्मा कंडेंस हो गया है और सेल श्रिंकेज हो गई है। इसके बाद जो स्टेप आता है डेट इज द क्रोमेटिन कंडेंसेशन। क्रोमेटिन कंडेंसेशन ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये इतना बड़ा इसके अंदर ये मटेरियल है, फिर यहाँ पे ये जो है क्रोमेटिन कंडेंस हो गया है। बेसिकली जो क्रोमेटिन है ये अंडर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्रीगेट हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए जमा हो गया है अंडर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक मास बन गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्रीगेशन हुई क्रोमेटिन की और यहाँ पे एक डेंस मास बन गया है क्रोमेटिन का। तो ये है क्रोमेटिन कंडेंसेशन। द थर्ड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ब्लब्स। द थर्ड इज द फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ब्लब्स। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक जो है ब्लब्स बनेंगे और फेगोसाइटिक और एपोप्टोटिक बॉडीज बनेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सटेंसिव ब्लेबिंग हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंसिव ब्लेबिंग हो रही है या सरफेस ब्लेबिंग हो रही है। अब जैसे ही एक्सटेंसिव सरफेस ब्लेबिंग हो गई तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो रही है। फ्रेगमेंटेशन के होने के बाद यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड एपोप्टिक बॉडीज बन गई हैं। ठीक है, न्यूक्लियर और ऑर्गेनीज आपस में कोलैप्स हो गए, फ्रेगमेंटेशन हुई। फ्रेगमेंटेशन के बाद यहाँ पे अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंडेड एपोप्टोटिक बॉडीज बन गई हैं।
एपोप्टोटिक बॉडीज के अंदर क्या होता है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज। इनके अंदर क्या है? इनके अंदर साइटोप्लाज्मा होता है, टाइटली पैक्ड ऑर्गेनील्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियर फ्रेगमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मगर साइटोप्लाज्मा और टाइटली पैक्ड ऑर्गेनील होते हैं इनसाइड द एपोप्टोटिक बॉडीज। अब यहाँ पे देखें, जब फ्रेगमेंटेशन होती है तो इस तरह से ये रीजन्स अलग होके जो है अलग अलग से मेम्ब्रेन बाउंडेड एपोप्टोटिक बॉडीज बना देते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एपोप्टोटिक बॉडीज, मैंने बताया था कि एपोप्टोटिक बॉडीज के अराउंड लिगेंड्स होते हैं या रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स जो हैं वो सिग्नल भेजते हैं कि जल्दी से मैक्रोफेजेस आएँ और इनको फेगोसाइटाइज करें, इससे पहले कि कंटेंट लीक और इन्फ्लामेशन काज करे। यही डिफरेंस होता है इन बिटवीन द नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस के। नेक्रोसिस में यहाँ से रप्चर होती है मेम्ब्रेन और जो सेल्यूलर कंटेंट है वो बाहर आता है और वो इन्फ्लेमेशन काज करता है। मगर एपोप्टोसिस में जो मेम्ब्रेन बाउंडेड एपोप्टोटिक बॉडीज होती हैं वो जल्दी से मैक्रोफेजेस खा लेते हैं। कोई भी सेल्यूलर डेब्रिस या कंटेंट जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में लीक नहीं होता, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट होती है, वो रप्चर नहीं होती। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपोप्टोसिस।